मतलब जरा एक विरोधाभास के बारे में सोचिए। 18वीं सदी का भारत, एक ऐसा देश जहां दुनिया भर का सोना और चांदी सचमुच ढेरों के रूप में जमा हो रहा था। हाँ एग्जैक्टली। एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस था हमारा देश उस वक्त। लेकिन फिर महज कुछ ही दशकों के भीतर इस अथाह धन और विशाल सेनाओं वाले उपमहाद्वीप को लंदन से आई एक स्टार्टअप कॉरपोरेट कंपनी ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनकर ही अजीब लगता है ना। बिल्कुल, मतलब ये कोई आम बात तो है नहीं। जिसके पास दुनिया भर का पैसा हो वो अपना ही साम्राज्य कैसे हार सकता है? यही तो इस पूरी ऐतिहासिक पहेली का मुख्य बिंदु है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं और इसके लिए हम इतिहासकार सतीश चंद्रा और शेखर बंदोपाध्याय जैसे विद्वानों के शानदार ऐतिहासिक विश्लेषणों का सहारा लेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तारीखें रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें उस तंत्र को समझना है जिसने इतने बड़े साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। चलिए इसे बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये विरोधाभास ही इस पूरे दौर की सबसे बड़ी चाबी है। अक्सर हमें लगता है कि अंग्रेजों ने अपनी किसी महान नस्ली श्रेष्ठता या फिर कुछ शानदार युद्धों के दम पर भारत को जीत लिया। हाँ, आमतौर पर तो यही पढ़ाया जाता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। 18वीं सदी का भारत कोई कमजोर या गरीब जमीन नहीं थी। तो फिर असल समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि ये एक ऐसा ढांचा था जो संरचनात्मक रूप से मतलब अपने बुनियादी लेवल पर ही ठहरा था। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है। ये राजनीतिक बिखराव, भयानक आर्थिक असमानता और एक ऐसे समाज की कहानी है जो अपनी ही परंपराओं के बोझ तले बहुत बुरी तरह दब चुका था, जिसने अनजाने में ही एक विदेशी कंपनी के लिए दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल। तो सत्ता के इस खेल की शुरुआत दिल्ली से करते हैं। 1707 का साल, जब मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु होती है। एक बहुत ही निर्णायक मोड़। हाँ, अब इतिहास की किताबें इसे सिर्फ कमजोर उत्तराधिकारियों की कहानी कहकर टाल देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सतही व्याख्या है। सही कह रहे हैं आप। मैं यही सोच रही थी कि दिल्ली के लाल किले के अंदर असल में ऐसा क्या टूट रहा था जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ सिर्फ कमजोर राजा कहना पूरी सच्चाई नहीं है। असली समस्या थी जागीरदारी संकट, जिसने मुगल साम्राज्य की पूरी रीढ़ ही तोड़ दी। जागीरदारी संकट, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, देखिए, मुगल व्यवस्था में मनसबदारों या बड़े अधिकारियों को वेतन के रूप में जमीन के टुकड़े दिए जाते थे। इन्हें जागीर कहते थे। ठीक है, समझ गई। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते साम्राज्य के पास बांटने के लिए उपजाऊ और मुनाफे वाली जागीरें बची ही नहीं थी। ओहो, मतलब जमीन कम थी और दावेदार बहुत ज्यादा हो गए थे। एग्जैक्टली। और इस कमी ने मुगल दरबार को एक अखाड़े में बदल दिया। अमीर और दरबारी अब साम्राज्य के वफादार नहीं रह गए थे। वो बस अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। हाँ, वे बेहतरीन जागीरें हथियाने के लिए आपस में ही गुटबाजी और साजिशें करने लगे। राजा सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया और असली ताकत उन दरबारियों के हाथ में आ गई जो किंग मेकर बन गए थे। मतलब ये तो किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यानी एक विशाल एमएनसी की तरह लगता है। एक बहुत ही दिलचस्प उपमा है ना? मान लीजिए औरंगजेब एक बेहद कड़क और सख्त सीईओ था। राइट। उसने कंपनी को पूरी ताकत से बांध रखा था। हाँ, डर के दम पर। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो कड़क सीईओ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के विजन को भूल गए। वो अपने अपने बोनस और बड़े केबिन के लिए आपस में लड़ने लगे। बहुत खूब। और इसका जमीनी असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि जो रीजनल मैनेजर्स थे, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद के गवर्नर, उन्होंने देखा कि भाई हेडक्वार्टर में तो आग लगी हुई है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग स्वतंत्र कंपनियां ही खड़ी कर ली। मुगल साम्राज्य के टुकड़े हो गए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन रीजनल मैनेजर्स ने मुगल सम्राट को कभी भी औपचारिक रूप से पद से नहीं हटाया। अच्छा, मतलब वो अभी भी खुद को मुगल साम्राज्य का हिस्सा ही बताते थे? हाँ, बंगाल के नवाब या हैदराबाद के निजाम शासन तो मुगल सम्राट के नाम पर ही करते थे। सिक्के भी उसी के नाम के ढलवाते थे, लेकिन व्यवहार में वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। और सिर्फ यही नहीं, मराठा और सिख जैसे नए साम्राज्य भी इसी दौर में तेजी से उभरे। ये नई क्षेत्रीय शक्तियां
अपने आप में सैन्य और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी। तो फिर वो एकजुट क्यों नहीं हुए? उनकी सबसे बड़ी त्रासदी यही थी, उनके पास पूरे भारत को एक साथ रखने का कोई साझा विजन नहीं था। वो बस अपने अपने इलाके बचा रहे थे। हाँ, बल्कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार एक दूसरे का खून बहा रहे थे। और जाहिर है, जब घर के अंदर इतनी भयानक गुटबाजी और खून खराबा हो रहा हो तो बाहर वालों को निमंत्रण तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। इसी खोखलेपन ने 1739 में नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं को दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता दिया। मैंने सतीश चंद्रा की किताब में पढ़ा है कि नादिर शाह का हमला सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, वो एक भयंकर आर्थिक लूट थी, इतिहास की सबसे बड़ी लूटों में से एक। हाँ, वो अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ही नहीं ले गया, बल्कि उसने मुगलों का सदियों पुराना खजाना पूरी तरह से खाली कर दिया। और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के लगातार हमले हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने तो मानो उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना को ही लकवा मार दिया। बिल्कुल। इन विदेशी आक्रमणों ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि मुगल साम्राज्य अब सिर्फ एक कागजी शेर है। और मराठों का क्या? वो तो बहुत ताकतवर थे उस समय। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने ये तो तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, लेकिन ये जरूर तय कर दिया कि भारत पर मराठे राज नहीं करेंगे। ओहो। इस पूरी उथल-पुथल ने एक ऐसा पावर वैक्यूम या सत्ता का खालीपन पैदा कर दिया जिसे भरने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों में और भी ज्यादा होड़ मच गई। लेकिन रुके, हाँ। यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है। जी पूछिए। अगर नादिर शाह दिल्ली को लूट रहा था, मराठे और निजाम आपस में लड़ रहे थे और पूरा उत्तर भारत एक तरह से युद्ध का मैदान बना हुआ था, हाँ, काफी उथल-पुथल थी। तो अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाना चाहिए था, व्यापार ठप हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि 18वीं सदी में भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा। ये कैसे संभव है कि एक तरफ तलवारें चल रही हों और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था फल फूल रही हो? ये 18वीं सदी के भारत का एक बहुत बड़ा आर्थिक विरोधाभास है। इसका कारण यह है कि उस समय की लड़ाइयाँ मुख्य रूप से राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़ी जा रही थीं, न कि जमीनी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए। मतलब आम लोगों की जिंदगी पर इतना असर नहीं पड़ रहा था। देखिए, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और भारतीय गांव काफी हद तक आत्मनिर्भर इकाइयां थे। सत्ता दिल्ली में बदले या पुणे में, गांव के किसान अपनी खेती करते रहते थे। और व्यापार का क्या? हमारा हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग उस समय पूरी दुनिया में बेजोड़ था। जैसे बंगाल की मलमल, जो इतनी बारीक होती थी कि पूरी साड़ी एक छोटी सी अंगूठी से निकल गया है। अरे वाह, मैंने भी सुना है इसके बारे में। हाँ, या फिर गुजरात का सूती कपड़ा ले लीजिए, कोरोमंडल तट के रंगीन कपड़े, इन सब की यूरोप, पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भयानक मांग थी। यानी ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत का दबदबा कायम था। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा है कि कलकत्ता, सूरत और मद्रास जैसे बंदरगाहों से बनिया, चिट्टियार और पारसी व्यापारी समुदाय बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे थे। बहुत बड़े पैमाने पर। और क्योंकि भारत बाहर से बहुत कम चीजें खरीदता था, इसलिए दुनिया भर के व्यापारियों को भारतीय माल के बदले में अपना सोना और चांदी यहाँ देना पड़ता था। एग्जैक्टली। भारत दुनिया का बुलियन सिंक बन गया था। यहाँ सारी कीमती धातुएं आके जमा हो रही थी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अगर मैं इस डेटा को देखूं तो एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। कौन सी बात? अगर भारत एक ग्लोबल एक्सपोर्टर था, अगर दुनिया का सारा सोना चांदी खींचकर हमारे बंदरगाहों पर आ रहा था, तो फिर खेती करने वाले किसान और आम कारीगर इतनी भयानक गरीबी में क्यों जी रहे थे? ये बहुत सटीक अवलोकन है आपका। सारे स्रोत इस बात पर एकमत है कि किसानों पर लगान का बोझ जानलेवा था। तो ये सारा विदेशी पैसा, ये सारी अथाह दौलत आखिर जा कहाँ रही थी? इस सवाल का जवाब उस दौर के कृषि संकट और शोषणकारी व्यवस्था में छिपा है। अर्थव्यवस्था का ऊपरी हिस्सा भले ही चमकीला था, लेकिन जमीनी हकीकत खून चूसने वाली थी। मतलब सारा पैसा ऊपर ही रुक रहा था। हाँ, जो सोना चांदी व्यापार से भारत आ रहा था, वो आम जनता या किसानों तक पहुंच ही नहीं रहा था। ये सारा धन नवाबों, बड़े जमींदारों और इजारेदारों की तिजोरियों में कैद हो रहा था। इजारेदार यानी राजस्व ठेकेदार, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, वो बिचौलिए जो टैक्स वसूलते थे। बिल्कुल।
क्षेत्रीय शासकों को अपनी लगातार चल रही आपसी जंगों के लिए बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी और उन सेना का खर्च निकालने के लिए वे किसानों पर अंधाधुंध टैक्स लगाते थे। बाप रे। और अगर किसान टैक्स न दे पाए तो? जब किसान टैक्स नहीं दे पाते तो बिचौली और ठेकेदार जमीन से अधिकतम निचोड़ने के लिए बेतहाशा जुल्म करते थे। मतलब दौलत तो सबसे निचले स्तर पर पैदा हो रही थी, खेतों में और कारीगरों के करघों पर, लेकिन वो इकट्ठा सिर्फ शीर्ष 1% लोगों के पास हो रही थी। यही सबसे कड़वा सच है उस दौर का। और यही वो बेहिसाब दौलत और विलासिता थी जिसने शायद यूरोपीय कंपनियों की आंखों में चमक पैदा कर दी। बिल्कुल। उन्हें दिखा कि इस जमीन पर लूटने के लिए इतना कुछ है और इसे बचाने वाला कोई एक केंद्रीय सत्ता का मालिक नहीं है। एकदम सही विश्लेषण है। और इस भयानक आर्थिक असमानता को उस समय के सामाजिक ढांचे ने और भी ज्यादा पक्का कर दिया था। सामाजिक ढांचा मतलब जाति व्यवस्था और बाकी चीजें। हाँ, समाज एक बहुत ही सख्त जाति व्यवस्था में बटा हुआ था। सोशल मोबिलिटी यानी सामाजिक गतिशीलता ना के बराबर थी। मतलब जो जहाँ पैदा हुआ वहीं फंस कर रह गया। एग्जैक्टली। कोई व्यक्ति जिस जाति या पेशे में पैदा हुआ है वो अपनी पूरी जिंदगी उसी में फंसा रहता था। एक किसान का बेटा अपनी मेहनत के दम पर व्यापारी या शासक वर्ग में जा ही नहीं सकता था। ये स्थिति मुझे एक सील किए गए डिब्बे या कहें एक टाइटली सील्ड जार की तरह लगती है। वो कैसे? मतलब जब आप उस जाल के अंदर होते हैं तो हर चीज अपनी जगह पर फिक्स होती है। गांव का लोहार अपना काम कर रहा है, बढ़ई अपना काम कर रहा है। हाँ, एक सिस्टम तो बना हुआ था। बिल्कुल, एक तरह की ग्रामीण स्थिरता और सुरक्षा का एहसास होता है। लेकिन आप उस जार के ढक्कन को खोलकर ऊपर नहीं उठ सकते। आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत सही कहा आपने। आप सिर्फ जीवित रहते हैं, तरक्की नहीं करते। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में जोड़कर देखें तो ये सील्ड जार वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इस कठोर जाति व्यवस्था और रूढ़िवाद ने भारत में कभी भी एक आधुनिक मध्यम वर्ग को पनपने ही नहीं दिया, जो कि यूरोप में उसी दौरान बहुत तेजी से उभर रहा था, है ना? एग्जैक्टली। इसके अलावा समाज का आधा हिस्सा यानी महिलाएं भी पूरी तरह से हाशिए पर थीं। हाँ, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा ने उन्हें घर की चारदीवारी में कैद कर रखा था। बिल्कुल। और जब आपका समाज इतने कड़े और छोटे छोटे दायरों में बटा हो तो लोग राष्ट्र या देश के बारे में सोच ही नहीं पाते। वे सिर्फ अपनी जाति, अपने गांव या अपने स्थानीय जमींदार के प्रति वफादार होते हैं। हाँ, एक बड़ी नेशनल आइडेंटिटी की कमी थी। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा दौर पूरी तरह से अंधकारमय था? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? क्योंकि अगर हम साहित्य और संस्कृति की तरफ देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर काफी कुछ हो रहा था। मैंने पढ़ा है कि उर्दू, बंगाली और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में बेहतरीन साहित्य लिखा जा रहा था। हाँ, कला के क्षेत्र में तो काम हो रहा था। राजपूत और कांगड़ा शैलियों की चित्रकला निखर रही थी। शिक्षा के नाम पर गुरुकुल और मदरसे काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज के इस कड़े बंटवारे के बीच भी एक तरह के सांस्कृतिक सद्भाव को बनाए रखा था। ये बात पूरी तरह सच है। सांस्कृतिक रूप से भारत बहुत जीवन था, लेकिन समस्या ये थी कि ये संस्कृति एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी या राजनीतिक पहचान में नहीं बदल पाई। मतलब कला और साहित्य देश को एकजुट नहीं कर पाए। बिल्कुल। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी तब उनके सामने कोई भारतीय राष्ट्र नहीं था। हाँ, उनके सामने मराठे थे, बंगाली थे, अवध के नवाब थे, जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध तो थे लेकिन राजनीतिक रूप से एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते थे। अंग्रेजों ने बस इसी बिखराव का फायदा उठाया। और जब समाज इतना बटा हुआ हो तो उसका सीधा असर सेना पर भी पड़ता है। आइए इस सैन्य पहलू को समझते हैं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। सैन्य पहलू वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मराठा घुड़सवार अपनी फुर्ती के लिए मशहूर थे। मैसूर के पास हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे रणनीतिकार थे। सिखों के पास अदम्य साहस था। मतलब बहादुरी में कोई कमी नहीं थी हमारे पास। बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये विशाल भारतीय सेनाएं अंग्रेजों की मुट्ठी भर लेकिन पेशेवर सेना के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसका जवाब सामंती सैन्य ढांचे यानी फ्यूडल मिलिट्री स्ट्रक्चर में छिपा है। फ्यूडल मिलिट्री स्ट्रक्चर मतलब भारतीय सेनाएं कोई राष्ट्रीय सेनाएं नहीं थी। राजा की अपनी एक छोटी टुकड़ी होती थी, लेकिन युद्ध के समय वो पूरी तरह से अपने जमींदारों और जागीरदारों की सेनाओं पर निर्भर होता था। ओहो, मतलब राजा की अपनी कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं थी। हाँ, अब जरा सोचिए, एक सैनिक को वेतन उसका स्थानीय जागीरदार दे रहा है, सम्राट नहीं। तो
उस सैनिक की वफादारी किसके प्रति होगी? जाहिर है जागीरदार के प्रति ही होगी। एग्जैक्टली। युद्ध के मैदान में अगर जागीरदार पीछे हटने का फैसला कर ले तो उसकी पूरी टुकड़ी मैदान छोड़कर भाग जाती थी। सेना में कोई केंद्रीय कमान, कोई एकरूपता या कड़ा अनुशासन नहीं था। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा था तो उन अमीर भारतीय शासकों ने अपनी सैन्य व्यवस्था को अपग्रेड क्यों नहीं किया? यही तो विडंबना है। मतलब उनके पास दुनिया भर की दौलत थी, वे चाहते तो यूरोप से बेहतरीन इंजीनियर बुलाकर अपने ही देश में तोपखाने और बंदूकें बनाने के कारखाने लगा सकते थे, पर लगाया नहीं। उनके पास इतने बड़े बंदरगाह थे, फिर भी किसी ने एक मजबूत नौसेना बनाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वे हथियारों की रेस में इतने पीछे कैसे रह गए? क्योंकि उनके पास विजन की भारी कमी थी। धन का होना और उस धन को रिसर्च और डेवलपमेंट या संस्थागत निर्माण में लगाना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। हाँ, पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था उन्हें। भारतीय शासकों ने यूरोपीय तोपें खरीदी जरूर, कुछ विदेशी भाड़े के सैनिकों को भी रखा, लेकिन उन्होंने उस तकनीक को अपने सैन्य तंत्र की डीएनए में शामिल नहीं किया। उनका फोकस अभी भी पुराने तरीकों पर ही था। बिल्कुल, उनका सारा फोकस अभी भी तलवारबाजी, हाथियों और घुड़सवारों पर था। दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से केंद्रीकृत थी। उनके पास बेहतर अनुशासन था। हाँ, उनके पास पैदल सेना के बेहतरीन फॉर्मेशन थे, आधुनिक आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म्स थे, और सबसे बड़ी बात, वे अपने सैनिकों को नियमित नकद वेतन देते थे। नकद वेतन, इसका क्या असर पड़ता है? एक सैनिक जो जानता है कि उसे हर महीने के अंत में सीधा कंपनी से वेतन मिलेगा, वो युद्ध के मैदान में कहीं ज्यादा अनुशासित और वफादार होता है। तो अब जाकर हमारे सामने 18वीं सदी के भारत की एक पूरी और स्पष्ट तस्वीर उभरती है। एक ऐसा विशाल भूभाग जहां दिल्ली का केंद्रीय तंबू गिर चुका है। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था ऐसी है कि दुनिया का पैसा अंदर आ रहा है, लेकिन वो पैसा सिर्फ नवाबों के खजाने भर रहा है, जबकि आम किसान भूखा मर रहा है। और समाज कड़े दायरों में बंद है। हाँ, समाज जातियों के ऐसे कड़े डिब्बों में बंद है कि कोई भारतीय होने का विचार ही नहीं है। और अंततः एक ऐसी सेना जो अपनी सामंती वफादारियों और पुरानी तकनीक के कारण आधुनिक युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल इसी परिदृश्य का इंतजार कर रही थी। वे शुरू में कोई विशाल सेना लेकर लंदन से नहीं आए थे। वो तो बस व्यापारी बनकर आए थे ना। हाँ, व्यापारी बनकर आए, और उन्होंने भारत की इस पूरी कमजोरी का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो उन्होंने फायदा उठाया। तो उन्होंने अपनी कूटनीति और फूट डालो और राज करो की नीति का ऐसा घातक इस्तेमाल किया कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने एक नवाब को दूसरे के खिलाफ भड़काया, अपनी अनुशासित सेना किराए पर दी और बदले में व्यापारिक छूट और जमीनें हथिया ली। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को देखें तो ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। बक्सर का युद्ध वो निर्णायक टर्निंग पॉइंट्स था जहां से एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अचानक से भारत के सबसे अमीर सूबे यानी बंगाल की मालिक बन गई। बिल्कुल सही। और बंगाल की वो जीत उनके लिए एक एटीएम मशीन की तरह साबित हुई। एटीएम मशीन? हाँ, बंगाल के किसानों से वसूले गए भारी भरकम टैक्स के पैसे से ही अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ाई। भारत के ही युवाओं को अपनी सेना में सिपाही के रूप में भर्ती किया और फिर उन्हीं का इस्तेमाल किया। Exactly. उसी भारतीय पैसे और भारतीय सैनिकों के दम पर एक एक करके मराठों, मैसूर और सिखों को हरा दिया। ये इतिहास का शायद सबसे क्रूर सच है कि अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए खुद भारत के ही संसाधनों और हमारी आपसी दुश्मनी का इस्तेमाल किया। ये विश्लेषण वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तब भारत कोई पिछड़ा, असभ्य या गरीब देश नहीं था जिसे किसी विदेशी उद्धारकर्ता की जरूरत थी। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो एक ऐसा महाद्वीप था जो आर्थिक रूप से अपार समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत था, लेकिन राजनैतिक और सामाजिक रूप से बुरी तरह खंडित था। उसकी यही अथाह समृद्धि और उसका ये अंदरूनी बिखराव ही अंततः उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देता है। कोई भी देश, चाहे वो आर्थिक रूप से कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर उसका समाज अंदर से बटा हुआ है, अगर धन का वितरण न्याय संगत नहीं है और अगर वो समय के साथ नई तकनीक को नहीं अपनाता, हाँ, अगर वो नई तकनीक और संस्थागत बदलावों को अपनाने से इनकार करता है, तो उसकी समृद्धि उसे बचा नहीं सकती। वो समृद्धि सिर्फ बाहरी ताकतों को आकर्षित करने का काम करती है। बिल्कुल सही बात है।
और इतिहास कभी मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदलकर हमारे सामने फिर से आ खड़ा होता है। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो शायद हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? जरा आज के इस डिजिटल और हाईटेक दौर की ओर देखिए। आज हमारे चारों तरफ विशाल टेक जायंट्स और ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल है। इन कंपनियों के पास आज अपार आर्थिक शक्ति है, हमारे हर कदम और हर पसंद का डेटा है, और उनके पास ऐसी तकनीकी श्रेष्ठता है जिसका मुकाबला शायद कई देशों की सरकारें भी नहीं कर सकती। ये तो एक डरावना सच है। अब जरा सोचिए, आज के इस दौर में जहां हमारा समाज अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं, धर्म या अन्य मुद्दों पर बुरी तरह बटे हुए नजर आते हैं। हाँ। क्या यह संभव है कि ये आधुनिक विशाल कंपनियां हमारे ही डेटा और संसाधनों का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक ऐसा ही अदृश्य नियंत्रण स्थापित कर ले? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। ठीक वैसे ही जैसे 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ही संसाधनों से एक व्यापारिक एकाधिकार को राजनीतिक सत्ता में बदल दिया था। क्या इतिहास किसी बिल्कुल नए, अदृश्य और डिजिटल रूप में खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो अतीत के आईने से हमारे आज को चुनौती देता है। इस गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।